Good afternoon, dear students. In today's lecture, we will study about the process of hydration of cement, and also we will discuss about the compound Bogies compound in cement. So first of all, let us understand about the compound Bogies compound. So as I have told you that in the process of manufacturing of cement, what happens? जो भी हमारे कैल्शियस और आर्जिलेशियस मटेरियल होते हैं उसको हम कहाँ पे डालते हैं, रोटरी किन में डालते हैं आफ्टर मिक्सिंग देम इन प्रॉपर प्रपोर्शन. तो रोटरी किन में क्या होता है, ये दोनों आपके एट हाई टेम्परेचर बर्न होते हैं. तो जो हमारा आर्जिलेशियस मटेरियल प्लस जो हमारा कैल्शियस मटेरियल है वो क्या करता है, हमारा रोटरी किन में जब बर्न होता है तो ये दोनों हाई टेम्परेचर में बर्न होके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं बोगीज कंपाउंड. राइट. तो मतलब जो आपका क्लिंकर फॉर्म होता है वो बेसिकली आपका बोगीज कंपाउंड ही होता है. ठीक है. दिस इज योर बोगीज कंपाउंड. अब नाउ ये जो बोगीज कंपाउंड है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग स्ट्रेंथ इन सीमेंट. आपको मैंने बताया था कि सीमेंट का काम बेसिकली उसमें होता क्या है कंक्रीट में, तो ये कंक्रीट में बाइंडिंग मीडियम एक्ट करता है. तो ये जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ सीमेंट में आती है किसकी वजह से आती है, ये बोगीज कंपाउंड के थ्रू ही आती है. और बोगीज कंपाउंड के अंदर भी आपके 4 डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं. मतलब ये मिक्सचर है 4 डिफरेंट कंपाउंड्स का जिसको कि हम कहते हैं C3S यानी आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. राइट. देन आपका नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज C2S विच इज योर डाई कैल्शियम सिलिकेट. नेक्स्ट जो थर्ड कंपाउंड है दैट इज योर C3A विच इज योर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. And last one is your C4AF which is your tetra calcium aluminoferrate. ठीक है. तो ये जो 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर है यही हमारा बोगीज कंपाउंड होता है जो कि हमारी स्ट्रेंथ में हमारी सीमेंट में बाइंडिंग स्ट्रेंथ देता है. ठीक है. नाउ अगर हम एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो आपका बोगीज कंपाउंड बनता है उसमें इन चारों कंपाउंड्स का कितना कितना प्रोपोर्शन रहता है, जो तो C3S है वो प्रेजेंट रहता है 30 to 50%. देन आपका जो C2S है दैट इज प्रेजेंट इन प्रपोर्शन 20 to 45%. ठीक है. फिर जो आपका C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वो प्रेजेंट रहता है आपका 8 to 12%. एंड जो फाइनली आपका C4AF है वो भी प्रेजेंट रहता है अराउंड 8 to 10%. तो ये आपका परसेंटेज है इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का इन बोगीज कंपाउंड. तो ये तो था आपका बोगीज कंपाउंड. नाउ लेट अस डिस्कस दीज 4 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोगीज कंपाउंड इन डिटेल. So now let us first discuss about the first bogies compound which is C3S, that is tricalcium silicate. So this is a very important bogies compound और सबसे ज़्यादा proportion में भी यही आपका bogies compound में present रहता है. इसके सबसे पहले functions क्या है, it imparts early days स्ट्रेंथ टू द सीमेंट. मतलब आपकी जो सीमेंट की अर्ली डे स्ट्रेंथ होगी, सीमेंट बेसिकली स्ट्रेंथ कब गेन करती है, जो वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रेट होती है. राइट. तो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये चारों कंपाउंड्स ही आपके रिएक्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग में जो कंपाउंड आपकी अर्ली डे स्ट्रेंथ देता है यानी 24 आवर्स से लेके 28 डेज तक की जो स्ट्रेंथ जो कंपाउंड देता है वो होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. और मैक्सिमम ये अपनी स्ट्रेंथ देता है 14 डेज तक. राइट. मतलब जो इसका स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है स्टार्टिंग में सबसे पहले ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो 24 आवर्स में मतलब रिएक्ट करना शुरू करेगा और फिर ये 28 डेज तक इसका स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन रहता है. और जो मैक्सिमम इसका स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है वो रहता है अप टू 14 डेज तक. मतलब मैक्सिमम 14 डेज में देगा और उसके बाद भी कंटिन्यू करता है अप टू 20 डेज. तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच बोगीज कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन द अर्ली डेज, तो वो होता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. राइट. अभी इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो भी एक हाई अमाउंट ऑफ होती है. हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जब भी सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है. तो जो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो अबाउट होती है हमारी 500 जूल पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम ऑफ सीमेंट 500 जूल हीट लिबरेट करता है ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. तो जो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी है वो भी एक आपके सफिशिएंट अमाउंट का है. तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में आपको याद रखना है कि
ये क्या करता है, ये आपके अर्ली डे स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है। जो उसका कंट्रीब्यूशन रहता है वो होता है 24 आवर्स से लेके 28 डेज तक, और मैक्सिमम वाला जो कंट्रीब्यूशन देता है अप टू 14 डेज तक देता है, लेकिन 28 डेज तक भी कंट्रीब्यूट करता है। एक्चुअली जो सीमेंट होती है वो स्ट्रेंथ गेन धीरे धीरे करती है। अगर आप 28 डेज तक देखें तो सीमेंट अपनी 70% स्ट्रेंथ को गेन कर पाती है। मतलब जितना उसका टोटल स्ट्रेंथ होगी उस सीमेंट की, उसका 70% वो 28 डेज में गेन करती है, और 1 ईयर के पीरियड में वो करीबन अपनी 90% ऑफ स्ट्रेंथ को गेन करती है। तो ये जो स्ट्रेंथ गेन का प्रोसेस है बहुत स्लो होता है सीमेंट का, मतलब 28 दिन में सिर्फ 70% स्ट्रेंथ को गेन करता है, फिर धीरे 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 करके लगभग जो 90% उसकी स्ट्रेंथ है उसको वो 1 ईयर के पीरियड में गेन करता है। तो ये तो था आपका पहला बोगीज कंपाउंड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड बोगीज कंपाउंड, which is your dicalcium silicate, which is also called as C2S, dicalcium silicate. Now let us discuss about this. One more thing in this, this compound is also called as एलाइट। इनका जो दूसरा नाम भी है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का दूसरा नाम भी है एलाइट, राइट। और इसी तरह जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका दूसरा नाम होता है बेलाइट, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कंपोनेंट नाउ ये जो आपका कंपाउंड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन सीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो आपकी किस बोगीज कंपाउंड की वजह से होती है, वो होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी C2S। तो आपको याद रखना है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपको अर्ली डे स्ट्रेंथ देता है, वेरेज जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। मतलब इसका जो स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट आपका स्टार्ट होता है 28 डेज से लेके 1 ईयर तक। तो वो उस पीरियड में जो अपना स्ट्रेंथ को गेन करती है सीमेंट, वो करती है C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एक अर्ली स्ट्रेंथ देता है और एक आपका जो लेट स्ट्रेंथ है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, मतलब फाइनली जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो देता है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यानी अगर किसी सीमेंट में आप डाई कैल्शियम सिलिकेट को ज्यादा रखेंगे C3S से, देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया था कि C3S 30 to 50, C2S 15 to 25, ये क्या रहता है, ये आपके OPC में प्रेजेंट रहता है। लेकिन हम अभी जो वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में, तो उसमें हम इसी बोगीज कंपाउंड के कंटेंट को कम ज्यादा करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट बनाते हैं। तो अगर हम किसी सीमेंट में C2S के कंटेंट को C3S से ज्यादा रखें तो उस सीमेंट की जो अर्ली स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, क्योंकि अर्ली स्ट्रेंथ कौन करता है, हमारा C3S करता है। तो उस वजह से अगर उसका कंटेंट कम हो गया तो उसकी जो अर्ली स्ट्रेंथ होगी वो हमारी कम होगी, राइट। नाउ जो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर हम देखें, मतलब जब ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो जो हीट लिबरेट करती है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका सबसे कम होता है बेसिकली, विच इज अबाउट 260 जूल पर ग्राम। मतलब चारों कंपाउंड्स में आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है डाई कैल्शियम सिलिकेट का वो सबसे कम होता है, विच इज अबाउट 260 जूल पर ग्राम, ठीक है। तो इसका क्या काम है सीमेंट में, ये अर्ली आपकी सीमेंट को अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। मतलब जो हमारी 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ गेन करती है सीमेंट वो इसी की वजह से करती है। 28 दिन तक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से करती है, और 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ गेन का प्रोसेस होता है वो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही होता है। तो मतलब अर्ली डेज में जो इसका स्ट्रेंथ का कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा, लेकिन आफ्टर द ईयर जो अगर हम इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कंपेयर करें C3S का और C2S का, तो वो ऑलमोस्ट सेम होगा। बस डिफरेंस ये है कि ये देर में स्ट्रेंथ देता है और ये आपका अर्ली स्ट्रेंथ देता है। तो अगर हम स्टार्टिंग में कंपेयर करें तो C3S ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हम अगर कंपेयर करें तो C2S और C3S दोनों आपका बराबर ही स्ट्रेंथ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। So now let us discuss the third compound of the Bogies compound. So the third component or compound of Bogies compound is your tricalcium aluminate, which is C3A, जिसको कि हम कहते हैं सेलाइट भी, ठीक है। So as you must be remembering that I have used a term which is called as flash set. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट में किस बोगीज कंपाउंड की वजह से होती है, तो वो होता है आपका C3A, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, राइट। तो फ्लैश सेटिंग का मतलब ये है कि जैसे ही सीमेंट को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत सेट हो जाए, मतलब एकदम हार्डन्ड हो जाएगी।
एक पेस्ट से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इसी को हम फ्लैश शेड प्रॉपर्टी कहते हैं और वो सीमेंट में होती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। दैट इज वाई जब हम बिफोर ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर वी ऐड जिप्सम टू इट। मैंने आपको बताया था कि करीबन हम 3 to 4% जिप्सम ऐड करते हैं बिफोर ग्राइंडिंग द क्लिंकर। बिकॉज क्या होता है इसमें, अगर हम ग्राइंड करने से पहले मॉइस्चर गेन हो गया सीमेंट में तो वो एकदम हार्ड हो जाएगी, तो हार्ड होगी तो उसे पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो सेट हो जाएगी, तो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज वाई जिप्सम, जो कि एक रिटार्डर होता है, रिटार्डर मतलब जो सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा दे। रिटार्ड करना मतलब स्पीड कम करना, तो सेटिंग टाइम की, सेट करने की स्पीड को कम कर देता है जिप्सम। और इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो सीमेंट है उसमें फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो दैट इज वाई जिप्सम इज एडेड ड्यूरिंग बिफोर द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। तो जो फ्लैश सेटिंग देता है वो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, और यही आपका जो कंपाउंड है जो इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर। मतलब जैसे ही आप पानी में सीमेंट को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले बोगीज कंपाउंड में से जो कंपाउंड रिएक्ट करेगा वो होगा C3A। तो C3A की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेट होती है सीमेंट के वाटर के साथ रिएक्ट करने की, राइट। अगर हम इसका स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन देखें तो वेरी लेस स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन। स्ट्रेंथ के लिए मेनली आपके सीमेंट में सिर्फ C3S और C2S ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आपके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफेरेट, ये दोनों आपकी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन में बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। अगर हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन देखें तो इट हैज द लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। चारों कंपाउंड्स में कंपेयर करें तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो है 865 जूल पर ग्राम। मतलब क्योंकि ये पानी के साथ एकदम बहुत ज्यादा ये एक्टिव होता है, तो ये पानी जैसे ही सीमेंट पानी के साथ मिक्स होती है तुरंत उसके साथ रिएक्ट करता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करता है, जो कि जितना हमारा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल पर ग्राम। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर किसी सीमेंट में C3A का कंटेंट ज्यादा है तो उसमें सल्फर अटैक और एसिड अटैक का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके इंटेंस हीट ऑफ हाइड्रेशन है, राइट। तो किसी सीमेंट में अगर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कंटेंट बढ़ा देते हैं, ओपीसी में तो इसका कंटेंट आपका 8 to 12% रहता है, लेकिन अगर हम इसके कंटेंट को वेरी करके से बढ़ा दें तो उस सीमेंट में जो सल्फर अटैक और एसिड अटैक के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। मतलब उस सीमेंट से आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें सल्फर अटैक और एसिड अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। इट इज अ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है बिकॉज अगेन रीजन बिकॉज इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो ये बहुत ज्यादा आपका अनस्टेबल होता है। तो इसका काम सिंपल क्या है, ये सिर्फ फ्लैश सेटिंग देता है आपकी सीमेंट को। स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन अगर देंगे तो बहुत कम है, एंड इट इज द फास्टेस्ट टू रिएक्ट विद द वाटर, और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो आपकी सबसे ज्यादा है। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ बोगीज कंपाउंड विच इज C4AF, जो कि होता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफेरेट। अगेन इसका भी जो आप अगर स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ही कम इसका भी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस। ठीक है, तो आपके जो ये दोनों कंपाउंड्स है यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफेरेट, इन दोनों का जो स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है ये आपका बहुत कम होता है सीमेंट में। मतलब ये दोनों जब स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो सिर्फ अप टू 24 आवर्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब जैसे ही हमने सीमेंट में वाटर ऐड किया उसके 24 आवर तक जो स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों ये दोनों देते हैं, वो भी बहुत कम होता है। नाउ इसकी अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन देखें तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी आपकी एक अच्छे अमाउंट की होती है, जो कि C2S के कंपैरिजन में तो ज्यादा है लेकिन लेस देन C3S है। तो ये होती है आपकी अराउंड 420 जूल पर ग्राम। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो C2S से तो ज्यादा है लेकिन C3S से आपका कम है, राइट। तो ये होगा आपका 420 जूल पर ग्राम। सो इट हैज अ हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू C2S बट लेस देन C3A। स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, इसका बहुत कम है। नाउ ये जो इसका टाइम होता है सीमेंट के साथ रिएक्ट करने का, मतलब जो इसका हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो मिनिमम टाइम होता है। मतलब सबसे पहले तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है आपका C3A, लेकिन C4AF का कंटेंट सीमेंट में इतना कम रहता है कि सबसे पहले जिसका हाइड्रेशन होता है वो होता है हमारा C4AF। तो इसका आपका अर्लीएस्ट हाइड्रेशन हो जाता है। मतलब जैसे ही सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सबसे पहले रिएक्ट तो आपका C3A करेगा, लेकिन हाइड्रेशन सबसे पहले पूरा होगा C4AF का, बिकॉज इसका जो कंटेंट है वो
कम होता है एज कम्पेयर टू योर C3A। तो C3A की स्पीड ऑल्दो इससे ज्यादा होती है, लेकिन सबसे पहले हाइड्रेशन प्रोसेस हमारा C4AF का कंप्लीट होता है। सो दीज वर योर 4 बोगीज कंपाउंड। क्या क्या हमने बोगीज कंपाउंड पढ़े? C3S, राइट, देन C2S, देन आपका C3A और आपका C4AF। अगर हम इनके बारे में एक बार शॉर्ट में इंडिविजुअली पढ़ें तो C3S जो है आपका, इसके क्या क्या फंक्शंस है? ये आपके सीमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। फिर ये आपके सीमेंट में क्या करेगा? मैक्सिमम अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है वो भी इसी का है, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। फिर जो मैक्सिमम अर्ली डे स्ट्रेंथ है वो भी हमारी C3S की वजह से होती है, ठीक है। देन आपका दूसरा कंपाउंड हो गया C2S, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन सीमेंट के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर कोई पूछे कि कौन देता है, तो वो हमारा देता है C2S। अगर अब हम C3A देखें तो ये क्या करता है? क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर, क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर। और हमारा जो C4AF है वो है मिनिमम टाइम ऑफ हाइड्रेशन, मतलब अर्लीस्ट हाइड्रेशन किसका होता है? वो होता है C4AF का, क्योंकि इसका जो कंटेंट है, होना वैसे चाहिए C3A का क्योंकि वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन जो कंटेंट है वो C4AF का कम रहता है, तो इसलिए सबसे पहले इसका हाइड्रेशन होता है। अगर हम इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन को देखें तो C3S की होती है 500 जूल पर ग्राम, आपकी C2S की होती है अबाउट 260 जूल पर ग्राम, जो कि सबसे कम है। C3A की होती है जो सबसे ज़्यादा है 865 जूल पर ग्राम, और C4AF की होती है अराउंड 420 जूल पर ग्राम। तो ये आपका था शॉर्ट में बोगीज कंपाउंड। नाउ समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड कि जो सीक्वेंस ऑफ हाइड्रेशन है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है आपसे, या कहीं पे भी पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, कि जो सीक्वेंस ऑफ हाइड्रेशन है एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन जो प्रोसेस है उसका जो रेट है कि कौन सा कंपाउंड कितने जल्दी रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो वो क्या है? तो वो होता है आपका C4AF सबसे पहले करता है। पहले से मतलब यहाँ पे कि इसका हाइड्रेशन सबसे पहले कंप्लीट होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सबसे पहले आपका C3A ही रिएक्ट करता है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ हाइड्रेशन से यहाँ पे मतलब है कि हाइड्रेशन प्रोसेस सबसे पहले किसका पूरा हो रहा है, तो वो होता है पहले C4AF का आपका, देन C3A, देन आपका C3S, देन लास्ट में C2S। लास्ट में C2S इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो इसका प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो बहुत 28 दिन के बाद लगभग शुरू होता है और 1 साल तक चलता है, तो इसका हाइड्रेशन यानी तभी पूरा होगा। जैसे ही हाइड्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो अपना उनका जो स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कंपाउंड्स का वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए लास्ट में आपका C2S है, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, राइट, स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सा कंपाउंड देता है, तो स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है आपका सबसे ज्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, देन आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, भले वो लेटर देता है लेकिन स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन इसका इन दोनों से ज्यादा होता है। इसके बाद आता है C3A और लास्ट में आपका है C4AF। तो ये है हमारा स्ट्रेंथ का ऑर्डर, राइट, कि किस ऑर्डर में स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नीड टू रिमेंबर दीज टू। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, देखो स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा C3S ही कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि वो अर्ली स्ट्रेंथ भी देता है और उसका मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि 28 दिन में आपने देखा है सीमेंट अपनी 70% स्ट्रेंथ गेन कर ले रही है, तो वो C3S की कॉन्ट्रीब्यूशन से ही होती है। देन C2S ऑल्दो लेट देता है स्ट्रेंथ, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दीज टू। तो नेक्स्ट है C2S, देन C3A, देन C4AF। और अगर हम सीक्वेंस ऑफ हाइड्रेशन देखें तो यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज कि C3A क्यों नहीं आया। C3A ऑल्दो सबसे पहले रिएक्ट करता है, लेकिन आपका जो हाइड्रेशन सबसे पहले हो जाता है, सीक्वेंस या रेट का मतलब है सबसे पहले किसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो रहा है, तो वो होता है आपका C4AF का, देन C3A, देन C3S एंड देन एट लास्ट C2S, क्योंकि ऑब्वियसली C2S आपका लेट प्रोग्रेसिव अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे रहा है, तो वो आपका सबसे लेट उसका हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। So these were some of the important things about the Bogies compound. Now let us discuss about the process of hydration of cement. So hydration of cement is an exothermic chemical reaction between cement and water. Exothermic chemical reaction between cement and water.
राइट। तो एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली दैट वेन एवर सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, तो इनके बीच में एक रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट लिबरेट होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस जिसमें कि आपका हीट क्या है, कंज्यूम हो रही है। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रोसेस है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो आपके बोगीज कंपाउंड में C3S एंड C2S प्रेजेंट है, जो कि आपका स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही हम पानी सीमेंट में वाटर मिक्स करते हैं, दे बोथ रिएक्ट विद वाटर, राइट? Both of them react with water and they form a compound which is called as CSH gel, जिसको कि हम कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। और दूसरा क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम hydroxide. So whenever C3S and C2S react with water during the hydration process, they form two compounds. The first one is calcium silicate hydrate gel, which is also called as CSH gel, and another one is CaOH2. Now cement में जो ये CSH gel है, this is only responsible for the binding property. राइट मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी अल्टीमेट जो आपकी आ रही है वो CSH जेल की वजह से आ रही है। देखो बोगीज कंपाउंड तो बाइंडिंग स्ट्रेंथ दे ही रहे हैं, अब बोगीज कंपाउंड में भी ये जो दो कंपाउंड है ये पानी के साथ रिएक्ट करके जो CSH जेल बनाते हैं, फाइनली यही सीमेंट को बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। और जो आपका ये आपका CSH जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहेंगे कि आपके हाइड्रेशन के प्रोसेस में मैक्सिमम CSH जेल ही फॉर्म हो। और ये जो आपका CaOH2 फॉर्म होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। कैसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मतलब जो सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी मतलब हम कितना उसको यूज कर सकते हैं, वो कम होती है किसकी वजह से, CaOH2 की। तो हम चाहेंगे जब हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस हो उसमें ज्यादा से ज्यादा CSH जेल फॉर्म हो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम से कम फॉर्म हो, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है ये आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये रिएक्शंस देख लीजिए। C3S plus water gives you C3S2H3 gel, जो कि आपका CSH जेल है, प्लस CaOH2। अब जो इनका प्रपोर्शन बन रहा है, सपोज आप अगर 100 पार्ट ले रहे हैं C3S के, ठीक है, और 24 पार्ट ले रहे हैं वाटर के, मतलब 100 पार्ट में 24 पार्ट आपका रिक्वायर्ड है C3S के लिए, तो जो CSH जेल फॉर्म हो रहा है वो होता है 75 पार्ट्स और यूनिट्स, ठीक है। और ये जो फॉर्म होता है वो होता है 49 पार्ट्स, ठीक है। अब अगर हम यही C2S का रिएक्शन देखें तो C2S प्लस वाटर, ठीक है, वो आपको क्या देता है, C3S2H3 जेल प्लस अगेन क्या देगा, दूसरा कंपाउंड CaOH2, ठीक है। अब अगर हम रेशियो देखें तो 100 पार्ट जो है और इसमें अगर आपको 21 पार्ट चाहिए वाटर का, तो ये हो जाएगा हमारा 99 यूनिट्स देता है ये CSH जेल के, और 22 यूनिट्स देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो नाउ आपको इन दो रिएक्शन क्यों लिखवाइए, आपको इनसे क्या समझ में आ रहा है। देखो दोनों रिएक्शंस में आपका CSH जेल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि C3S 75 पार्ट्स दे रहा है CSH जेल के और 49 पार्ट्स दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ऐसी हमारा जो C2S है वो कितने दे रहा है, 99 पार्ट्स दे रहा है CSH जेल के और 22 पार्ट्स दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो इससे क्या अंडरस्टूड है, इससे ये अंडरस्टूड है कि कहीं पे अगर सल्फर अटैक फेनोमेनन के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम अपने सीमेंट के किसके कंटेंट को बढ़ाएंगे, C2S के कंटेंट को, राइट। क्योंकि सल्फर अटैक फेनोमेनन की जहाँ पे चांसेस ज्यादा है वहां पे हम चाहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हो वो कम अमाउंट में हो, तो कम अमाउंट में किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, C2S से, एज कम्पेयर टू C3S। तो वेनेवर कभी ये पूछा जा सकता है कि सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट में किसका कंटेंट ज्यादा होगा, C3S का या C2S का, तो वो होगा C2S का ज्यादा। जैसे आपने OPC में तो देखा कि OPC में आपकी C3S जो है वो C2S से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सल्फेट रेजिस्टिंग SRC बनाएंगे तो उसमें जो C2S होगा वो C3S से ज्यादा होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जो C3S कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है वो ज्यादा फॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो दैट इज वाई सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में आपका C2S का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा रखा जाता है, सो दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कम फॉर्म हो।
Now let us discuss about this sulfate attack phenomena. तो सल्फेट अटैक फेनोमेना क्या है? सबसे पहले आपके फॉर्म में जो सॉइल में जो सीमेंट में सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब जहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस सॉइल में अगर आपका सल्फेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम सल्फेट है Na2SO4, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था हाइड्रेशन के टाइम पे, वो रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और क्या फॉर्म कर देगा? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, ये फॉर्म कर देगा। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ दैट विल रिएक्ट विद सल्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। नाउ अब जो ये कैल्शियम सल्फेट है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कैल्शियम सल्फेट reacts with the highly unstable compound in the Bogies compound. highly unstable compound कौन सा था? मैंने आपको बताया था ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज C3A। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट। तो हमारे सॉइल हमारे कंस्ट्रक्शन में जैसे ही सॉइल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया उसमें कैल्शियम सल्फेट बनाया और इस कैल्शियम सल्फेट ने हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो कि C3 है, देखो जो भी कंपाउंड अनस्टेबल होगा वो किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि वो अनस्टेबल है। जो स्टेबल होगा वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अनस्टेबल चीज किसी ना किसी जिसके साथ भी उसे मौका मिलेगा जिस भी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो दैट विल रिएक्ट विद कैल्शियम सल्फेट टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट, जिसको कि हम एंट्रिंजाइट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम एंट्रिंजाइट भी होता है। नाउ ये एंट्रिंजाइट क्या करता है? एंट्रिंजाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब उस सीमेंट से अब आप जब कॉन्क्रीट बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अनसाउंडनेस। मतलब ये एंट्रिंजाइट क्या करेगा? ये वॉल्यूम को बढ़ा देगा जिसकी वजह से हमारा जो सीमेंट है उसमें कॉन्क्रीट में अनसाउंडनेस आ जाएगी। अनसाउंडनेस आ जाएगी तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या आ जाएंगे? क्रैक्स आ जाएंगे जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, राइट। तो अगेन हमारी डिजाइनिंग जो है वो फेल हो जाएगी क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ गए, क्योंकि जो कॉन्क्रीट यूज हुआ वो अनसाउंड था। तो इस वजह से क्या होगा? ये लेस ड्यूरेबल हो गया है ना, क्योंकि इसकी जो यूज थी वो बहुत कम हो गया। तो दैट इज वाई इसी को हम कहते हैं सल्फर अटैक फेनोमेना, ठीक है। तो सल्फर अटैक फेनोमेना आपका ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है आपका जो, अगेन हम समझा देते हैं इसे, कैल्शियम सल्फेट प्लस C3A, ठीक है, दैट रिएक्ट्स टू गिव एंट्रिंजाइट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट, ठीक है। एंट्रिंजाइट क्या करेगा? एंट्रिंजाइट कर देगा वॉल्यूम चेंज हमारे सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ जाना। एक्सपेंशन हो जाएगा तो उस वजह से हमारे उसमें क्या आ जाएंगे? स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे। क्रैक्स आ जाएंगी तो हमारी ड्यूरेबिलिटी उस स्ट्रक्चर की कम हो गई, है ना। स्ट्रक्चर की कम ड्यूरेबिलिटी हो गई क्योंकि इसमें क्रैक्स आ गई, तो जब का यूज है वो हम कम टाइम के लिए कर सकते हैं। अगर हमारे स्ट्रक्चर में जितनी कम क्रैक्स होंगी वो उतना ही ज्यादा ड्यूरेबल होगा, लेकिन जब हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ गई तो वो ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो गई। तो दिस इज ओनली टर्म्ड एज योर सल्फर अटैक फेनोमेनन, राइट। तो इसीलिए अगर हमें अपने सीमेंट को, स्ट्रक्चर को सल्फर अटैक फेनोमेनन से बचाना है जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे हम अपने सीमेंट में किसके कंटेंट को बढ़ा देंगे? C2S के कंटेंट को बढ़ा देंगे, राइट। C2S को बढ़ा देंगे, इंक्रीज, और किसके कंटेंट को घटाएंगे? एक तो C3S, क्योंकि C3S में आपका लार्जर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, और दूसरा हम किसके कंटेंट को डिक्रीज कर देंगे? C3A को भी डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनली कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है? C3A। देखो C3S तो क्या कर रहा है? कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, लेकिन उसके साथ बाद में रिएक्ट कौन कर रहा है? C3A। तो हमको इस दोनों के कंटेंट को कम करना पड़ेगा अगर हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनानी है, और C2S को कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस वाज योर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में आपके CSH जेल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं, जहाँ पे कि CSH जेल आपका डिजायरेबल कंपाउंड है जो कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ देता है, वहीं पे हमारा अनडिजायरेबल कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी कॉज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर Bogies compound and process of hydration of cement. If there is any confusion in the topic, you may ask me, and in the next lecture we will study about the process of the different types of cement. ये जो different types of cement होती है उसमें हम ये Bogies compound के जो different 4 compounds है इसी के proportion को कम ज्यादा करते हैं और कुछ extra चीजें ऐड करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी different type of cement होती है। अभी तक आपने OPC के बारे
बारे में ही पढ़ा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।